अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम अलजबरा 1 की एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम सेट्स पढ़ेंगे, रिलेशंस पढ़ेंगे, फंक्शंस पढ़ेंगे और ग्रुप्स पढ़ेंगे। और इस तरह जिस तरह हमारे 1 बाय 1 टॉपिक्स आएंगे अलजबरा 1 में, तो हम साथ साथ कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं सेट हिस्ट्री में क्या है। तो सबसे पहले सेट जॉर्ज कैंटर ने ईजाद किया। इसने कहा 1872 में ईजाद किया और इसने कहा कि कुछ रियल नंबर्स और रैशनल नंबर को हम यूं इकट्ठा करके लिखें, और इस लिखने के अंदाज को इसने फिर कहा कि ये एक सेट है। और इसके बाद हम देखते हैं कि डेफिनेशंस ऑफ अ सेट क्या होता है। डेफिनेशन: द कलेक्शंस ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टेंट सब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सेट है। वो कहता है कलेक्शंस ऑफ वेल डिफाइंड सब्जेक्ट एंड डिस्टेंट सब्जेक्ट। वो वेल डिफाइंड सब्जेक्ट और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का जो मजमुआ कहलाएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, सेट्स कहलाएगा। अब द वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, वो जो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होंगे वो उस सेट के एलिमेंट्स कहलाएंगे, और ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट को हम स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे। इसके बाद सेट आर डिनोटेड बाय कैपिटल, और वो जो जिस सेट के वो एलिमेंट्स है उस सेट को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। इसके बाद देखते हैं कि हमारे ये जो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होते हैं, ये जो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होते हैं ये कौन से होते हैं, कौन सी ऐसी कलेक्शंस है जो वेल डिफाइंड होती हैं और कौन सी कलेक्शंस वेल डिफाइंड नहीं होती। अगर हम देखें कि कलेक्शंस ऑफ ऑल टाल बॉयज ऑफ लाहौर यूनी BS4 सेक्शन 2021 के एक क्लास है जो BS4 सेमेस्टर की 2001 सेक्शंस है उनका, उसमें टाल बॉयज का सेट है। क्या ये वेल डिफाइंड है? बिल्कुल नहीं है। क्यों? कि एक छोटे इंसान या एक छोटे बंदे की नज़र में तो टाल बॉय मेरे ख्याल से 5.5 फीट होगा, और एक बड़े जो जिसका पहले भी 6 फीट का उसका कद है, उसकी नज़र में तो टाल बॉय मतलब होगा 6 फीट का, 6.5 फीट का। ठीक है। तो ऐसी कलेक्शन जो हर बंदे की नज़र में मतलब उस कलेक्शन का हिस्सा हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि यही एग्जाम्पल कि कलेक्शंस ऑफ ऑल टॉल बॉयज ऑफ लाहौर यूनी BS4 सेक्शन 2021 हाइट ग्रेटर देन 6 फीट। वो कहता है कि जो 6 फीट से जिसकी ज़्यादा हाइट है वो सारे टॉल बॉयज हैं। अब इसने एक कंडीशन लगाई दी, अब ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट बन गया। अब ये हर की नज़र में जो भी आएगा उसकी नज़र में मतलब जो 6 फीट से ज़्यादा होगा वो तो टॉल बॉय होगा। तो ये ऊपर वाली जो मैं एग्जांपल दी हुई है कि ये हमारे वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट नहीं है। मतलब वो कलेक्शंस आपने करनी है कि जो जिसको कोई गलत नहीं साबित कर सकता, मतलब जो हर की नज़र में हमारे पास उस कलेक्शंस का हिस्सा हो। ऐसी कलेक्शन जो 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 भी आ जाए उस कलेक्शन को करने के लिए वो हर की नज़र में हिस्सा हो। तो इसी तरह अगर मैं कहूँ कि the collections of intelligent students in of Lahore Uni BS4 semesters 2021। अब उस क्लास के इंटेलिजेंट स्टूडेंट का सेट, अब ये वेल डिफाइंड हैं जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है? बिल्कुल नहीं है। कि मेरी नज़र में वो इंटेलिजेंस होगा, किसी दूसरे की नज़र में बिल्कुल इंटेलिजेंस नहीं होगा। मतलब वो आपने कलेक्शंस लेनी है जो कि हर एक की नज़र में मतलब वो उस कलेक्शंस का हिस्सा बने। तो अगर मैं इसके साथ एक कंडीशन लगा दूं कि कलेक्शंस ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट मार्क्स ग्रेटर देन 75, जिसके 75% से मार्क्स ज़्यादा होंगे, नंबर ज़्यादा आएंगे, वो इंटेलिजेंट स्टूडेंट कहलाएगा। तो वो जो भी आएगा वो तो नंबर चेक करेगा ना। जिसके नंबर 75% से ज़्यादा होंगे वो हमारे इस कलेक्शन का हिस्सा बनेगा। मतलब ये एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट बन जाएगा। इसी तरह एक और एग्जांपल से देखते हैं कि अ कप इज अ नॉट वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट फॉर अ सोफा सेट। बिल्कुल, अगर हम कहें कि एक कप है जो कि सोफा सेट में तो वो कप नहीं ना आएगा। सोफे सेट में कप तो होता ही नहीं है, तो ये इसलिए ये कप नॉट वेल डिफाइंड है। इसी तरह अ चेयर इज अ नॉट वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट फॉर अ वाटर सेट। पानी के सेट जो होता है उसमें चेयर कहाँ से आती है? बिल्कुल ही नहीं आती। तो इसी तरह चेयर भी नॉट वेल डिफाइंड है। तो इसी तरह ये डेफिनेशन भी है, बाय वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट वी मींस दैट द ऑब्जेक्ट व्हिच कैन बी
कंसीडर एज द मेंबर्स ऑफ अ सेट अंडर कंसिडरेशन। मतलब वो कहता है कि वो हमारी कलेक्शन जो हर एक बंदे की नज़र में उस कलेक्शन का हिस्सा बने, वो हमारी कौन से ऑब्जेक्ट कहलाता है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट कहलाता है। मतलब जिस तरह हम एक और एग्जांपल दें कि फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, अब ये हर के नज़र में हर बंदा जो भी आएगा वो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर तो सेम ही है ना, सारों के एक ही बताएंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसी तरह। इसके बाद आता है हमारे पास सबसेट एंड प्रॉपर सेट। सेट A is said to be the subset of a set B if every elements of a A is also elements of a B। अगर हमारे पास दो सेट हैं और A का हर एलिमेंट्स B में मौजूद है तो हम कह सकते हैं A सबसेट है B का, और इसको डिनोट करते हैं A सबसेट है B का, इस सिंबल से डिनोट करते हैं। इफ A is a subset of a B and B has at least one elements which are not in A, देन ए इज अ कॉल्ड अ प्रॉपर सबसेट। वो कहता है कि अगर हमारे पास एक सेट है उसके एलिमेंट्स है 1 2 3, और बी एक दूसरा सेट है बी और उसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4, तो मतलब ये ए के सारे एलिमेंट्स बी में भी मौजूद हैं और बी का एक एलिमेंट्स इससे ज़्यादा है, तो इसलिए ये वाला एलिमेंट जो बी है, बी वाला सेट जो है ये इस सेट का सुपर सेट कहलाएगा, और ये हमारे पास सबसेट है इसको हम प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। मतलब अगर हमारे पास दो सेट हैं और एक सेट के 3 एलिमेंट्स हैं और एक के 4 एलिमेंट्स हैं और एक के सारे एलिमेंट्स वो बी में मौजूद हैं, तो ऐसे सेट्स को हम कहेंगे कि ए बी का सुपर सबसेट है, सॉरी ए बी का प्रॉपर सबसेट है। इस तरह द सिंबल्स, ये वाला सिंबल इज कॉल्ड इंक्लूजन सिंबल्स एंड ए इज अ नॉट सबसेट। अगर हम ए बी का सबसेट नहीं है तो इसको हम इससे डिनोट करते हैं, इस वाले सिंबल से। इसके बाद आता है हमारे पास इक्वल सेट और नॉट इक्वल सेट। टू सेट्स ए एंड बी आर साइड टू बी इक्वल इफ ए सबसेट है बी का एंड बी सबसेट है ए का। इन दिस केस वी डिफाइन ए इज इक्वल टू बी। वो कहता है कि अगर हमारे पास ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है तो ये दोनों सेट फिर इक्वल होंगे। क्या मतलब ए बी का सेट, मतलब ए के सारे एलिमेंट्स अगर बी में मौजूद हैं और बी के सारे एलिमेंट्स अगर ए में मौजूद हैं तो ये दोनों सेट इक्वल सेट कहलाएंगे। इफ देयर इज एट लीस्ट वन एलिमेंट्स ऑफ बी विच इज नॉट इन ए देन ए इज नॉट इक्वल टू बी। अगर वो कहता है कि इनमें से कोई एक एलिमेंट्स भी बी में मौजूद ना हो जो कि ए में मौजूद हो तो ये दोनों सेट इक्वल सेट नहीं कहलाएंगे। इसी तरह डिफरेंस ऑफ अ सेट क्या होता है, द डिफरेंस ए नेगेटिव बी of two sets A and B is defined to be set of those elements of A which are not in B। वो कहता है कि अगर A और B का डिफरेंस हमें पता करना है तो B के एलिमेंट्स को A में से माइनस कर दो, जो बाकी A के एलिमेंट्स बचेंगे वो हमारा डिफरेंस इसका कहलाएगा। मतलब B के एलिमेंट्स 1 2 है एग्जाम्पल नहीं भी है, और ये ए के एलिमेंट्स 1 2 3 4 हैं, तो इस 1 2 इसमें से माइनस हो गया, जो बाकी ए में बचेंगे वो इसका डिफरेंस कहलाएगा, और इसको इससे डिनोट करते हैं। ए नेगेटिव बी इज इक्वल टू ए बिलोंग एक्स बिलोंग टू ए सच दैट एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी। मतलब एक्स जो बचना है वो ए में से, एक्स को जो बचना है वो के ए के एलिमेंट्स के बचना है। मतलब ए के एलिमेंट्स हमारे पास 3 और 4 बचने चाहिए। बी के अगर इधर कुछ भी होंगे तो अगर इधर होता है 5 एंड 6, ठीक है, तो 5 और 6 तो इसमें है ही नहीं, तो ये 1 और 2 निकाल देंगे, बाकी जो इसमें बचेगा वो हमने इसका डिफरेंस में शामिल हो। इसके बाद आता है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ अ सेट क्या होता है, इफ बी सबसेट है ए का देन ए नेगेटिव बी x belong to A such that x does not belong to B is said to be the complements of a B in A. This definition shows that the complements of a set A in A is an empty set। वो कहता है कि
पहले तो इसको डिनोट करते हैं कम्प्लीमेंट्स ऑफ अ सेट को ए के ऊपर सी, ये छोटा सा स्मॉल सा सी लिख दिया। और ये बेसिकली डिफरेंस ऑफ अ टू सेट ही होता है कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ अ सेट। जो हमने बेसिक पढ़ा था कि कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ अ सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट में से किसी सेट के एलिमेंट्स को मैनेज करना, वो हमारा कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ अ सेट कहलाता था। तो लेकिन इधर यूनिवर्सल नहीं है, इधर यूनिवर्सल के तौर पर यूज हो रहा है ए। फॉर एग्जांपल ये हमारा ए यूनिवर्सल है और बी कुछ भी है, तो बी के एलिमेंट्स को ए के एलिमेंट्स से मैनेज करने से जो ए के एलिमेंट्स बाकी बचेंगे वो हमारा कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ अ सेट कहलाएगा। इसके बाद आता है यूनियन ऑफ अ सेट। द यूनियन ऑफ अ टू सेट ए एंड बी इज अ सेट whose elements are elements of A or of B but not repeated। वो कहता है कि डिनोट बट अगर हमारे पास दो सेट हैं, एक ए सेट है और एक बी सेट है, और दोनों के जो एलिमेंट्स का मजमुआ है वो हमारा यूनियन ऑफ अ सेट कहलाएगा, और उसमें रिपीटेड एलिमेंट शामिल नहीं होने चाहिए। इसको डिनोट करते हैं ए यूनियन बी से, और ए यूनियन बी बराबर होगा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए और एक्स बिलोंग टू बी। मतलब ए के और बी के एलिमेंट्स का मजमुआ हमारा यूनियन ऑफ अ सेट कहलाता है। इट इज क्लियर दैट द यूनियन ऑफ अ टू सेट इज ऑलवेज द सुपर सेट ऑफ बोथ सेट। वो कहता है कि दो सेटों का यूनियन जो होता है वो उन दोनों सेटों के सुपर सेट कहलाता है। उन दोनों सेटों के मतलब ए यूनियन बी सुपर सेट है ए का। ये सुपर सेट क्या है, सुपर सेट की ये वाला उल्टा सिंबल्स होता है, जिस तरह सब सेट होता है इस तरह इसका भी उल्टा होता है। सब सेट का तो इस तरफ होता है, लेकिन इसका थोड़ा इससे उल्टा होता है। तो ए यूनियन बी सुपर सेट है ए का, और ए यूनियन बी सुपर सेट है बी का। अब सुपर सेट क्या होता है, अगर एक सेट हो हमारे पास एक सेट हो ए और उसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3, और एक सेट है बी और उसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। अब ए के एलिमेंट्स 3 हैं और बी के एलिमेंट्स 4 हैं। अब बी जो है ए का सुपर सेट है, क्योंकि उसका एक एलिमेंट्स ए से इजाफी है, एक से ज्यादा है, तो इसलिए बी जो है ए का सुपर सेट है। तो एग्जैक्टली जो हमारे पास होगा यूनियन ऑफ अ टू सेट, वो दोनों का मजमुआ होगा, तो वो ए का भी सुपर सेट होगा और बी का भी सुपर सेट होगा। इसके बाद आता है हमारे पास intersections of a set. The intersections of a two set A and B denoted by A intersection B is a set whose elements are in a both A and B. Thus, the set of a common elements of a set A and B is said to be their intersection। वो कहता है कि दो सेट हैं हमारे पास, उनमें जो कॉमन एलिमेंट्स है वो हमारा इंटरसेक्शंस ऑफ अ सेट कहलाएंगे, और इसको डिनोट्स करते हैं A intersection B x such that x belong to A and x belong to B। मतलब हमारे पास अगर एक सेट है 1 a इज इक्वल टू 1 2 3, और दूसरा सेट है b इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4। अब इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स है 1 2 3 है, ए में भी 1 2 3 है और बी में भी 1 2 3 है, तो ये हमारे पास जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो इसका इंटरसेक्शंस ऑफ अ सेट कहलाएंगे। इस तरह इसके बाद आता है हमारे पास डिसजॉइंट सेट। टू सेट ए एंड बी आर साइड टू बी डिसजॉइंट इफ दे हैव नो कॉमन पॉइंट्स। अगर उनका हमारे पास अगर दो सेट हैं और उनका हम इंटरसेक्शन करें तो उनका जवाब हमारे पास जीरो आए, तो वो हमारा डिसजॉइंट सेट कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल ये मैंने एग्जांपल दिया कि एक ए सेट है ए 1 2 3 है और एक बी सेट है 4 5 है, इन दोनों में कोई कॉमन पॉइंट्स नहीं है, तो इसका मतलब है इनका इंटरसेक्शन 5 आएगा, खाली सेट आएगा। तो ये हमारे पास दोनों जो सेट हैं ये डिसजॉइंट सेट हैं। इसके बाद आता है हमारे पास इंडेक्स फैमिलीज ऑफ अ सेट। लेट आई be the given set for each elements I belong to I, we defines a set I ai। वो कहता है कि I हमारे पास एक ऐसा सेट है जिसके अंदर 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं, और इन 1 2 3 4 एलिमेंट्स के बदले 1 के बदले हमने एक नया सेट बनाया जिसको हमने नाम दिया AI, और 2 के बदले हमने नया सेट बनाया जिसको A2 नाम दिया। इसी तरह 3 के बदले एक नया सेट बनाया जिसको A3 का नाम दिया, और 4 के बदले एक नया
सेट बनाया जिसको A4 का नाम दिया। मतलब इन चारों एलिमेंट्स के बदले हमने एक एक नया सेट बनाया। तो इन चारों सेटों को हम कहेंगे फैमिलीज ऑफ अ सेट। मतलब एक सेट है, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं और उन एलिमेंट्स के बदले इन चार एलिमेंट्स के बदले नए चार और सेट बना दिए। ठीक है, अब इन चारों एलिमेंट्स को हम बोलेंगे फैमिलीज ऑफ अ सेट। देन आई इज कॉल्ड कैपिटल आई इज कॉल्ड इंडेक्स सेट। और इन ये जो बड़ा आई है जिसके अंदर ये मजीद चार सेट हैं, इस बड़े आई को हम बोलेंगे इंडेक्स सेट है। ठीक है, इसके बाद आता है कि ईच सेट ए आई। अब ये ए आई क्या है? ए आई इन चारों का मजमुआ है। मतलब आई हमारा स्टार्ट हो रहा है 1 से लेकर 4 तक। तो अगर इस चारों सेटों को मैं एक ही नोटेशन में कवर करूं तो हम लिख सकते हैं ए आई। फॉर एग्जांपल ये हमारा आई कहाँ से जा रहा है? 1 से लेकर 4 तक। तो ए आई इज कॉल्ड इंडेक्स सेट। और अब ये हमारे पास ये चार क्या है? फैमिलीज ऑफ अ सेट हैं और इनको इंडेक्स सेट भी बोलते हैं, द इंडेक्स फैमिलीज ऑफ अ सेट। और इसको लिखने की नोटेशन ये है कि ए आई, और आई बिलोंग कर रहा है किस में से? कैपिटल आई में से। ठीक है जी, ये आई जो है, ये वाला आई जो हमारे पास है, ये वाले आई, ये आई क्या है? 1 2 3 4। और ये 1 2 3 किस में से बिलोंग कर रहे हैं? ये कैपिटल आई में से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं इंडेक्स फैमिलीज ऑफ अ सेट्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास इंडेक्स सेट जो कहलाएगा वो हमारे पास ये बड़े वाला आई कहलाएगा, और इसके अंदर ये चार एलिमेंट्स है। और इसके बाद आता है इंडेक्स्ड सेट, और ये इंडेक्स सेट कौन से कहलाएंगे? जो इसके अंदर चार एलिमेंट्स हैं उसके बदले में जो हमने चार नए सेट बनाए हैं इसको बोलेंगे इंडेक्स सेट। एंड इंडेक्स फैमिलीज ऑफ अ सेट भी इसी को बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास unions of index families of a set. The unions of index families of a set AI such that I belong to I is denoted by unions I belongs to I, X such that X belong to AI for at least one I belong to I। वो कहता है कि अगर हमारे पास जो ए आई है, ए आई मीन्स वो चार एलिमेंट्स हैं जो हमने पीछे से पढ़े हैं, चार एलिमेंट्स A1 A2 A3 एंड A4, उनका मजमुआ, उनके चारों के आगे मजीद एलिमेंट्स होंगे। मतलब उन चारों के एलिमेंट्स का मजमुआ हमारा यूनियंस ऑफ इंडेक्स फैमिलीज ऑफ अ सेट कहलाएगा। तो अब ये कहता है कि फॉर एट लीस्ट वन एलिमेंट्स आई बिलोंग टू। वो कहता है इस एट लीस्ट वन एलिमेंट्स का क्या मतलब है? मतलब जो वो चार सेट हैं उसमें किसी एक में भी अगर कोई एलिमेंट्स आ गया तो वो इसके यूनियन में शामिल होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास पहले सेट के जो A1 है उसके एलिमेंट्स हैं 1 2, दूसरे के हैं 1 3। तो इसी तरह अब जो है 1 में भी आ रहा है और 3 में 1 जो है A1 में भी आ रहा है और 1 जो है A2 में भी आ रहा है। तो इसी तरह इसका ये रिपीटेशन काउंट नहीं करनी, जो पहले यूनियन में हमें पता है कि रिपीटेशन काउंट नहीं होती। तो मतलब अगर किसी जो आई जो है वो इन चारों में से किसी एक में भी आ गया तो वो इसके यूनियन का हिस्सा बनेगा। फॉर एग्जांपल एक सेट में हमारे पास 2 एलिमेंट्स है, दूसरे में 1 और 2, दूसरे में है 2 एंड 3, और तीसरे में 4 एंड 5, और चौथे में हमारे पास 6 एंड 7। तो अब ये सारों में अलग-अलग आ रहे हैं तो ये सारों इसके यूनियन का हिस्सा बनेंगे। इसके बाद आता है फाइनाइट यूनियन एंड इन्फिनिटी यूनियन। फाइनाइट यूनियन वो होता है हमारे पास जो कि हमारे पास आई 1 से शुरू हो और एक फाइनाइट नंबर तक जाए, मींस n तक जाए। n मींस कोई भी नंबर हो सकता है, 4 फॉर एग्जांपल ले लें। तो मतलब ये आई 1 से स्टार्ट हुआ और 4 तक जाए, इस म्यूटेशन को हम बोलते हैं फाइनाइट सम, और इसको इससे डिनोट करते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है इन्फिनिटी सम। के मतलब हम इन्फिनिटी सम में क्या होता है कि आई 1 से स्टार्ट हो और इसको पता नहीं है कहाँ तक जाना है, इन्फिनिटी नंबर्स ऑफ टर्म तक जाए। तो मतलब A1 A2 इनके बदले फिर एक नया सेट बना A1 A2 A3 और इन सारों का यूनियन। ठीक है, और ये कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक जाएगा। तो अब इसको लिखने का क्या तरीकाकार होगा कि आई 1 से स्टार्ट हो रहा है और इन्फिनिटी तक जा रहा है। ठीक है, और ये हमारे पास ये नोटेशन यूज होगी इन्फिनिटी यूनियन के लिए।
इसके बाद आता है हमारे पास इंटरसेक्शंस ऑफ इंडेक्स फैमिलीज ऑफ अ सेट। इंटरसेक्शंस ऑफ इंडेक्स मतलब उनका तोकाते करना। तो ए आई सच दैट आई बिलोंग टू आई इज डिनोटेड बाय इंटरसेक्शंस ऑफ ए आई, आई बिलोंग टू आई। इसको हम इससे डिनोट करते हैं इंटरसेक्शंस फैमिलीज ऑफ अ सेट को। इंटरसेक्शंस ए आई वो चार सेट जो हमने पीछे पढ़े हैं कि A1 A2 A3 और आई स्टार्ट हो रहा है, और ये वाला जो आई है ये बिलोंग कर रहा है कैपिटल आई से, ये हमने पीछे भी पढ़ा है। इसी तरह इसको हम इससे भी नोट करते हैं इंटरसेक्शन ए आई बिलोंग टू आई, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए आई, और फॉर एवरी और फॉर ऑल, या फिर फॉर एवरी और फॉर ऑल एक ही चीज़ है। मतलब इस फॉर एवरी का क्या मतलब है, मतलब उसके इंटरसेक्शंस में वो एलिमेंट्स काउंट होगा जो उन चारों सेटों में कॉमन पॉइंट्स होगा। मतलब अगर वो चारों सेटों के अंदर आएगा तो इसके इंटरसेक्शंस में काउंट होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, ये नीचे लिखा हुआ है A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 इंटरसेक्शन A4। तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए आई, फॉर ऑल आई बिलोंग टू आई। ये फॉर ऑल का सिंबल है, फॉर ऑल का ये उल्टा एक ही तरह ही होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा कि इंडेक्स हमारे पास फैमिलीज ऑफ अ सेट क्या होता है, इनका यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शंस क्या होता है। इंशाल्लाह इसके बाद हम डिमॉर्गन लॉ करेंगे और रिलेशंस स्टार्ट करेंगे।